गपशप को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है ये बहुत सीरियस मामलात होते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि सुबह सुबह आप इतनी सोच विचार में पड़ जाएं और आपका सारा दिन बस उसी सोच विचार में गुजरे। सो हम अपने अंदाज में तमाम हक़ाइक़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर सहाफ़ी महमल सरफराज। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर अस। काफ़ी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। हमने देनी थी और हम अप टू स्पीड लाना चाह रहे थे हमारे व्यूअर्स को जो इस वक्त हमें देखते हैं। महमल, खत के हवाले से अगर हम पहले बात कर लें एंड देन गेट इट आउट ऑफ द वे, और फिर बात करेंगे कि संडे को क्या होना है। करेंगे हम We shall not get it out of the way। लेकिन जब सिक्योरिटी फोर्सेस इसको एक क्लियरेंस दे चुकी हैं, हमारी सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो भी इसको असेस करके अपना रिएक्शन दे चुकी है और दोनों ने उसको उस तरह साजिशी या इतना सीरियस नेचर का नहीं बनाया जिस तरह वजीर आजम ने बनाया। तो हम किसकी सुने? मतलब कल वजीर आजम की बड़ी इम्पैशनेट स्पीच थी, उन्होंने तो बहुत चीज़ों से लिंक किया कि कौन ऐसे आके हमको धमकी दे सकता है एंड ऑल दैट इन इटसेल्फ मेक्स सेंस। लेकिन ये ख़त इस टाइम पे, मतलब आपका क्या कहना है, जब इसको कोई और उस लेवल पे नहीं ले रहा तो वजीर आजम क्यों ले रहे हैं? देखिए, कल ये बात हामिद मीर साहब ने भी उठाई, बाकी भी ये जिस तरीके से सामने आई कि ये अगर ऐसा था, ये खत तो क्योंकि मार्च के शुरू में आया है, तो फिर OIC के ऊपर जो है उनको एज अ स्पेशल गेस्ट क्यों बुलाया जाता है अमेरिकी हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव्स को। और फिर अगर आप देखें कि जो आपने अब्दुल्ला आपने भी मेंशन किया कि एक्चुअली इस इवन जो स्टेटमेंट हमारी NSC की तरफ से आई है, इसके अंदर क्या जिक्र हुआ है? एक तो ये हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, दूसरा है कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स है। कहीं ये नहीं लिखा कि ऑपोजिशन को पैसे दिए गए, कहीं ये नहीं लिखा कि वो रिजीम चेंज की बात हो रही है, कहीं ये नहीं लिखा कि वो चाहते हैं कि ये हुकूमत जो है वो इस स्टेटमेंट के अंदर कि वो चली जाए। तो ये और बड़ी केयरफुली वर्डेड है और नाम भी नहीं है उस मुल्क का। इवन जो आज भी फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट आई है वो डिमाश के बारे में, उसके ऊपर भी नाम नहीं है। तो ये जो चीजें होती हैं मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके के डिप्लोमेटिकली आपने किस तरह से चीजों को हैंडल करना है। और आपको याद होगा कि जब EU के एम्बेसडर्स का जो लेटर आए थे, उनके खत आए थे जो पब्लिक था, उस पर भी हमारी फॉरेन ऑफिस ने उसके ऊपर रिएक्ट किया था और कहा था कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। वो भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी। लेकिन क्या उसको ये समझ लिया जाए कि कोई साजिश है जिस तरीके से ये हुकूमत पोर्ट्रे करना चाह रही है? ये जो चीजें हैं ना, ये एक्चुअली एक बड़ा ही डेंजरस नैरेटिव भी सेट करती है। क्या आप देखिए, वजीर आजम साहब ने भी अपनी कल की स्पीच के अंदर जो पूरी बात की है वो ऐसी ही है कि इतवार को जो होगा लोग देख रहे होंगे कि बाकी मतलब कि मुल्क के साथ कौन है और बाकी कौन है। ये जो चीज़ है ना, ये इस तरह है कि जो हुकूमत के साथ हैं वो ठीक है और जो हुकूमत के साथ नहीं है वो गद्दार हैं, या वो मुल्क दुश्मन है, या वो मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिलके हैं। इन वन लाइन इट डिड मेक इट सीम कि खान साहब इतवार का जब जिक्र कर रहे थे तो वो कह रहे थे, मतलब लगता ऐसा था कि पाकिस्तान का फैसला होगा, ऑल्दो वो उनका फैसला होगा, पाकिस्तान का तो खैर फैसला हो चुका है। तो लिहाजा फिर से खत के हवाले से वाज ही एड्रेसिंग हिज वोटर बेस, क्योंकि ऑपोजिशन ने तो इसको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया, उनको इस सीरियसनेस को वो नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं इस वक्त कुछ और चल रहा था, टाइमिंग इज सो ऑफ, खत पहले आ चुका था, पहले ले आते आप। तो दिस इज एन एड्रेस टू हिज इलेक्टोरेट बेसिकली, प्री इलेक्शन बेसिकली स्पीच लग रही थी आपको? ये बात दुरुस्त है कि वो अपने वोटर सपोर्टर को ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ कि ये इस तरह का बयानिया इवन अपने वोटर सपोर्टर के लिए भी बनाना कि ये कोई हक और बातिल की जंग है, ये नो कॉन्फिडेंस, देखिए एक आईनी हक है। अगर इस तरीके से आप जाए, हम लोग कहते हैं बिल्कुल कि जी हुकूमत को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए, लेकिन अगर ऑपोजिशन ने एक आईनी हक इस्तेमाल किया है तो आप उसको गद्दारी तो नहीं कह सकते, आप उसको कोई इस तरह की जंग तो नहीं कह सकते, क्योंकि आप नंबर्स तो हुकूमत ने पूरे करने थे ना। ऑपोजिशन ने अगर अपने नंबर पूरे कर लिए तो हुकूमत ने क्या किया? और फिर हुकूमत इंट्रोस्पेक्शन क्यों नहीं कर रही कि उनकी अपनी क्या गलतियां थी, या उन्होंने जो चीजें हैं वो उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया, गुलजार साहब को लगाना, इकोनॉमी के साथ जिस तरह किया, फाइनेंस मिनिस्टर जिस तरह से चेंज हुए, एलाइज को जिस तरीके से ट्रीट किया, अपने लोगों को जिस तरीके से ट्रीट किया। तो मुझे सिर्फ ये नहीं समझ आती कि इस चीज को इस तरह से शो करना ये बहुत ही एक अजीब सी बात है। तो मेरे ख्याल में इस चीज को थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या हम ये एक तो एंटी अमेरिकन नैरेटिव भी हम बहुत सालों के बाद वैसे अपनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में देख रहे हैं। ये हमारी रिलीजियस पार्टी जरूर यूज करती थी
और हमारे लोगों के अंदर भी ये चीज होगी। लेकिन जो एक पॉलिटिकली हमने देखा कि मेन स्ट्रीम पार्टीज इस तरीके से नहीं बात करती, लेकिन ये बड़े सालों बाद गालिबन 70s के बाद हमारे एक दोस्त उमैर जावेद साहब उन्होंने ट्वीट भी किया था कि शायद ये 70s के बाद इस तरीके से सामने आ रहा है जो आज मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो है मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो है वो देखना चाहिए कि क्या हम चाहते हैं कि हम एक ऑलरेडी पोलराइज सोसाइटी में, एक ऑलरेडी इंटॉलरेंट सोसाइटी में वहां पर हम इस हद तक आगे जाएं। बस ये तो आपको पता है ये बड़े अरसे से सिलसिला चल रहा है और ये बहस तो शायद ना खत्म होने वाली है। यू आर वेरी राइट कि हमें इंट्रोस्पेक्शन की, बल्कि विद इन द पार्टी पीटीआई को इंट्रोस्पेक्शन की भी बहुत जरूरत है। कहीं वो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए पाकिस्तान को तो कहीं नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ये भी बड़ा गौर करने की जरूरत है। अच्छा, वैसे बुज़दार को लगाया, मतलब वो ये कह रही थी ना, मतलब एल्फी के साथ लगाया, वो पहले